डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हो सकता है जो सारी फॉक्स घूम रही थी ये भी गांव में आए हैं, बिल्कुल खाने के लिए तो आ जाएगा। चोरी करने के लिए। तिरंगे के रंग में रंगा ये है हमारा अनसीन कश्मीर, हमारा प्यारा कश्मीर। ये अनसीन कश्मीर विद प्रतीक वासन, प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे और रात 8:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के किसानों से की मुलाकात, हर समस्या को हल करने का दिया आश्वासन। कहा कि डबल इंजन सरकार कृषकों से किए गए वादों को करेगी पूरा। बिहार के 30,000 से अधिक ग्रामीण वार्डों में गंभीर भूजल संदूषण का चला पता। 31 जिलों के 26% ग्रामीण वार्ड में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए प्रदेश सरकार नीलगाय, कृष्ण मृग सहित अन्य वन्य जीवों को पकड़कर अन्य जगहों पर करेगी स्थापित। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। हरियाणा सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन 21 से 23 मार्च तक जारी रहेगा। एक्सपो मेले में प्रतिदिन 1 मिनी ट्रैक्टर, 1 पावर वीडर, 10 मशीनरी यंत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2025-26 के विकसित दिल्ली बजट के निमित्त हमने दिल्ली के हर गांव और देहात क्षेत्र से अपने किसान भाइयों को बुलाया था और उन्होंने हमारे सामने कई तरह की समस्याएं रखी। आज हमारे देहातों को दिल्ली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूं कि उन्होंने जो भी समस्याएं हमारे सामने रखी हैं उनका समाधान किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी। 2025-26 विकसित दिल्ली बजट के निमित्त हमने दिल्ली के कोने कोने से गांव देहात के अपने किसान भाइयों को यहां बुलाया था और अनेकों प्रकार की समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी, अपने सुझाव रखे। जितनी भी समस्याएं उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, दिल्ली सरकार के समक्ष रखी है, एक एक समस्या को समाधान मिलेगा, क्योंकि अब वो सरकारें नहीं हैं जो केवल दोषारोपण करती थी। आज डबल इंजन की सरकार है। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार के कुल 38 जिलों में से 31 जिलों के 26% ग्रामीण वार्ड में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई है। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 38 जिलों में से 31 जिलों के 26% ग्रामीण वार्ड में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है। हाल ही में विधानसभा में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 4,709 ग्रामीण वार्डों में आर्सेनिक, 3,789 वार्डों में फ्लोराइड और 21,709 वार्डों में आयरन अधिक है। प्रभावित वार्ड बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़ा,
मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, सीतामढ़ी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुर, जमुई, बांका, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज जिलों में स्थित हैं। PHED मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण बिहार को हैंडपंप मुक्त बनाने और हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा समय समय पर विभिन्न किसान मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में जहां किसानों को नई तकनीकों को देखने और सीखने का मौका मिलता है, तो वहीं उन्हें खेती में आ रही समस्याओं का समाधान भी मिलता है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल में मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन 21, 22 और 23 मार्च 2025 के दौरान 3 दिनों के लिए किया जाएगा। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित कृषि मंत्री एवं अन्य कृषि अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। मेले में भाग लेने वाले किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेले के मुख्य विषय के रूप में सब्जी, मधुमक्खी पालन और आलू उत्पादन को शामिल किया गया है। सब्जी एक्सपो में विभिन्न सब्जियों जैसे कि टमाटर, आलू, प्याज, गोभी, मिर्च, बेल वाली सब्जियां, हल्दी, अदरक, लहसुन व अन्य सब्जियां आदि के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पुरस्कार राशि के रूप में इनाम दिए जाएंगे। मेले में किसानों को प्रतिदिन पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें प्रतिदिन 1 मिनी ट्रैक्टर, प्रतिदिन 1 पावर वीडर, प्रतिदिन 10 मशीनरी यंत्र बम्पर पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। गेहूं के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यूपी में भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। सरकार द्वारा स्वीकृति नीति के अनुसार किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए किसानों द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर आने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। वहीं देश में अभी रबी फसलों की कटाई का काम शुरू हो गया है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में आने लगे हैं। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा भी फसलों की समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसको बढ़ाकर 17 मार्च तक कर दिया गया है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार द्वारा चने के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल एवं सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। किसान चना, मसूर एवं सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए वेबसाइट mpe-uparjan.nic.in पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में आने लगे हैं। 17 मार्च तक खरीद के लिए पंजीयन कर सकते हैं। और देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों जैसे कि फल फूल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारी अनुदान भी दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा क्लस्टर में बागवानी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत किसानों को अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमन ग्रास, पपीता, गेंदा, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद चयनित किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत चयनित फसलों के लिए एक गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में क्लस्टर बनाकर किसी एक फसल की खेती की जाएगी। इसमें किसानों को अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमन ग्रास, पपीता एवं गेंदा फूल के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाएगा। वहीं ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी के लिए अनुदान की राशि अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ होगी, जिसमें पौध सामग्री सम्मिलित है। और हर साल नील गाय, कृष्ण मृग और अन्य वन्य जीवों से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वन्य जीवों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार नीलगाय, कृष्ण मृग सहित अन्य वन्य जीवों को पकड़कर अन्य जगहों पर स्थापित करेगी ताकि किसानों को वन्य जीवों के बीच संघर्ष ना हो और किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। प्रदेश में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश टाइगर फाउंडेशन समिति की 15वीं आम सभा की बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में शेर, बाघ, चीता, सांभर, हाथी सभी प्रकार के वन्य जीवों के कल्याण के लिए सभी प्रयास किए जाएं। इन वन पशुओं को पकड़ने के लिए रॉबिन्सन 44 नामक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने पर नीलगाय और ब्लैक बक कैप्चर कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा और इससे किसानों की फसल हानि रुकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के वनों में रह रहे हाथियों के कल्याण के लिए भी चिंता की जाए और इनके भोजन की व्यवस्था करें और घास के मैदान बनाएं ताकि वह भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्रों में यहाँ वहाँ ना भटकें और इससे किसानों की फसल हानि भी रुकेगी और मानव हाथी के बीच टकराव की स्थिति के स्थान पर सहचार्य की भावना विकसित होगी। होली के बाद दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा और राजस्थान आदि राज्यों का मौसम बदल गया है। कल शाम को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश ने दस्तक दी। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में आज और कल के लिए बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने बताया है कि अगले 24 घंटे में कई जिलों में तेज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानी शहरों में कल रात से जारी बारिश आज सुबह भी जारी रही। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में मौसम पूर्व अनुमान में बारिश और ओलावृष्टि पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हरियाणा में कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। करनाल में आज बारिश हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना जताई है। तेलंगाना के कई जिलों में इस बार गर्मी कुछ जल्दी शुरू होने की वजह से लू की स्थिति बनी हुई है। आदिलाबाद जिले में कल लू का प्रकोप रहा और पारा बढ़कर 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। निजामाबाद में कल 39.6 डिग्री सेल्सियस और मेडक में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हैदराबाद स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कल एक विशेष बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में बताया गया है कि अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और अगले 2 दिनों के दौरान और अधिक जिलों में लू की स्थिति की संभावना है। अधिकारियों ने आदिलाबाद, जगतियाल, कोमाराम, भीम, मंचेरियल, पेड्डापल्ली और राजनन्ना सिरसिला सहित उत्तरी तेलंगाना जिलों में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया है। हैदराबाद में कल अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और किसान समाचार में आइए आप जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात
4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में 14 मार्च को लहसुन का दाम था 9,500 रुपए। 15 मार्च को इसकी कीमत में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव बना रहा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब के लुधियाना मंडी में इसी तरह लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लहसुन 14 और 15 मार्च को 4,000 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में लहसुन के भाव को देखें तो यहां शनिवार को नवाबगंज मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि राज्य की ही सफदरजंग मंडी में लहसुन के सौदे 6,300 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में इस समय मसूर, राई और सरसों की कटाई के अलावा आलू की खुदाई करें। इसके साथ यहां फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई के अलावा बैंगन की तुड़ाई करें। असम में ही इस समय केले की रोपाई करें। इसके अलावा यहां इस समय किसान मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। वहीं मेघालय में इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी जैसी गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई करें। मेघालय में ही मौसम साफ रहने पर किसान अदरक
और हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहीं बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाने और रोपाई का काम करें। वहीं नागालैंड के किसान इस समय पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ झूम धान लगाने के लिए उसकी नर्सरी तैयार करें। नागालैंड में ही इस समय किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं। मिजोरम की बात करें तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी की तैयारी और खरीफ पूर्व धान की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ इस समय गन्ना और मक्का के खेतों में सिंचाई करें। मिजोरम में सब्जियों और बागों में भी इस समय जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं मणिपुर के किसान अभी मसूर, राई और सरसों की कटाई के अलावा आलू की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान की नर्सरी लगाने के अलावा मुख्य खेत की तैयारी करें। वहीं त्रिपुरा में तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मानव अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वॉकाथन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अनुमति दिए जाने के बाद रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया। शनिवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों का सर्वे किया है कि जहां रंगाई पुताई का काम किया जाना था और साथ ही संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लाइटिंग का आदेश भी जारी किया गया था। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एआर रहमान ग्रिम्स रोड स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती है। भारत और मलेशिया की सह अध्यक्षता में आतंकवाद रोधी विषय पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक के 19 से 20 मार्च तक नई दिल्ली में होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में शनिवार को आदिवासियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और उसे बचाने की कोशिश कर रही पुलिस टीम पर आदिवासियों के समूह ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज अहमदाबाद के साबरमती नदी तट पर फिट इंडिया संडे ऑन
साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश की स्वाधीनता आंदोलन में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने आजीविका को आगे बढ़ाने का काम किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में एसी ब्लास्ट होने से आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। और आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के किसानों से की मुलाकात। हर समस्या को हल करने का दिया आश्वासन। कहा कि डबल इंजन सरकार कृषकों के लिए किए गए वादों को करेगी पूरा। बिहार के 30,000 से अधिक ग्रामीण वार्डों में गंभीर भूजल संदूषण का चला पता। 31 जिलों के 26% ग्रामीण वार्ड में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। किसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए प्रदेश सरकार नील गाय, कृष्ण मृग सहित अन्य वन्य जीवों को पकड़कर अन्य जगहों पर करेगी स्थापित। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। हरियाणा सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन 21 से 23 मार्च तक जारी रहेगा। एक्सपो मेले में प्रतिदिन 1 मिनी ट्रैक्टर, 1 पावर वीडर, 10 मशीनरी यंत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।